जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपको आइसोलेशन सेंट्रल की एक नई एपिसोड में खुशामदीद कहते हैं। आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उसामा सिद्दीक, जो कि एक लीगल स्कॉलर हैं। पॉलिसी रिफॉर्म के हवाले से इनका काफ़ी काम है। इसके अलावा ये ऑथर भी हैं और इनकी जो पहली किताब थी स्नफिंग आउट द मून, वो भी कुछ अर्सा पहले मंजर आम पर आई है। तो इसके हवाले से भी हम इनसे बात करेंगे। बट सबसे पहले सर मैं आपको शो में वेलकम कहूँगा और थैंक यू फॉर गिविंग अस द टाइम। बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का, वेरी काइंड ऑफ यू। सर सबसे पहला क्वेश्चन हमारा थोड़ा स्टैंडर्ड होता है और वो ये होता है कि आपकी आजकल क्वारंटाइन लाइफ कैसी जा रही है और क्या मसरूफियत है? देखिए मेरे भाई, हर चीज़ ज़िंदगी में रिलेटिव है। ये बात कि मैं घर पे बैठ के अपना रोज़ी रोटी का बंदोबस्त कर सकता हूँ, काम चल रहा है, और किताब पढ़ने को है, बाहर चहलकदमी कर सकता हूँ, तो अल्लाह का बहुत शुक्र है। ख़ास तौर पे अगर मैं ये देखूँ कि ये जो इस वक्त बहुत बड़ी आजमाइश है, ये सबके लिए बराबर नहीं है। जो लोग फाइनेंशियल इश्यूज़ फेस कर रहे हैं या जिनके हेल्थ के इश्यूज़ हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ी आजमाइश है। तो इसमें तो मेरा ख़्याल में किसी ऐसे शख्स का कुछ कहना जो ज़रा बेहतर सूरत हाल में है, वो कुफ़रान नेमत ही होगा। सो मेरी ज़िंदगी तो ठीक गुज़रेगी। सर आजकल क्योंकि वो बना हुआ है, हर बंदा या तो शेफ बन रहा है या कोई नई लैंग्वेज सीख रहा है या हम पेंटर बन गए हैं, तो इस तरह की कोई एक्टिविटी स्टार्ट की है आपने? कोई नई एक्टिविटी से हम मेरा जो काम की नौयत है वो पहले भी कुछ इस तरह की है कि मैं बहुत सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या हुकूमती डिपार्टमेंट्स के लिए बतौर कंसल्टेंट जस्टिस सेक्टर रिफॉर्म पे, लीगल पॉलिसी पे, रेगुलेशन पे काम करता हूँ। तो उसमें मीटिंग्स वगैरह तो होती हैं, लेकिन मैं अक्सर घर से भी काम करता था। सो एक लिहाज से मेरा काम वो चल रहा है। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि मुताले का और ज़्यादा मौका मिला है और कुछ ऐसा वक्त चल रहा है कि बहुत सी किताबें बैक वक्त पढ़ रहा हूँ, उसका बड़ा मज़ा आ रहा है। लिखने का प्रोजेक्ट भी शुरू किया हुआ है। सो काम इतना है आजकल, किताबें इतनी हैं, और सच्ची बात यह है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। आजकल चूँकि हवा साफ़ है और परिंदे भी ज़्यादा चहचहा रहे हैं और आसमान भी नज़र आ रहा है और चाँद भी ज़्यादा शफाफ लगता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि रोज़ साइकिल चलाऊँ बाहर और चहलकदमी करूँ, चलूँ, कुछ एक्सरसाइज करूँ, और ज़ाहिर है ख़ानदान के साथ राब्ता और फिर टेक्नोलॉजी के थ्रू दोस्तों के साथ, और फिर हालात के ऊपर निगाह भी रखनी कि क्या हो रहा है। चूँकि आप जो भी कहें, हम सबके इस वक्त तहत शऊर में जो एक बहुत बड़ा एक खौफ या परेशानी और बेयकीनी तो है। मैंने कोई नई चीज़ शुरू नहीं की। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो 2 ढाई चीज़ें आती हैं, वो ना भूल जाएँ और वही करता रहूँ। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम कई दफ़ा पहले भी इस पे शो पे बात कर चुके हैं कि अगर आप इससे अब भी हम इंशाल्लाह इससे बाहर आएँगे, तो सबसे बड़ी अचीवमेंट सर्वाइव करना ही होगा, रादर देन कि हमने सही बात। कोई नई चीज़ सीख ली या हम कोई पेंटर या आर्टिस्ट अब बन गए। अच्छा सर, इसी पॉइंट से बात स्टार्ट करते हैं। आपने काम के हवाले से बात की, तो जो आपका सफ़र है एज़ अ लॉयर और लीगल स्कॉलर का, वाज़ इट बाय चॉइस या ये आप कोई लेगेसी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं या आपको इस कहते हैं पेशे की तरफ पुश किया गया? उसके हवाले से नहीं, थोड़ा-सा बताइएगा। नहीं, मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ जी। मेरे वालिदैन जो थे, उन्होंने हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा आज़ादी दी, एनकरेजमेंट दी। दोनों गवर्नमेंट कॉलेज के पढ़े हुए थे, वहीं उनकी मुलाकात हुई। मेरी वालिदा ने ज़ूलॉजी में मास्टर्स किया, मेरे वालिद ने इकोनॉमिक्स में। तो एक साइंस के और एक सोशल साइंसेज़ के। लेकिन उस ज़माने में काफ़ी रिवाज था कि लोग इंजीनियरिंग और मेडिसिन की तरफ जाते थे, लेकिन और मेरे नंबर भी अच्छे आए, लेकिन मेरा रुझान आर्ट्स की तरफ था। उन्होंने आर्ट्स में जाने दिया। फिर मैं लम्स चला गया बिज़नेस स्कूल, दे वर फाइन विद दैट। फिर मुझे स्कॉलरशिप मिल गया, तो मेरा कानून की तरफ दिलचस्पी हुई। उनका हमेशा से 2 ही चीज़ें कहने की हैं कि एक तो ये कि जो भी करो, उसमें कोशिश करो कि मेहनत करो, कुछ अचीव करो, और दूसरा जो भी काम करो उसका किसी को फ़ायदा होना चाहिए। अपनी ज़ात तक महदूद ना हो। इसके अलावा उनकी कोई शर्त नहीं थी, अपने पैरों पे खड़े हो। उसके बाद मेरा ज़िंदगी का तजुर्बा कुछ इस तरह का है कि मैं बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड आदमी नहीं हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जो काम करूँ, वो बीच में ना छोड़ूँ, लेकिन उसमें अगर कुछ सीख लिया है और अब वहाँ बोरियत है, तो कुछ और करूँ। मैंने अपना करियर तो शुरू किया 4 साल अमेरिका में बतौर लॉयर के, मास्टर्स और करने के बाद अमेरिका से, और उससे पहले एलएलबी इंग्लैंड से। और उसके बाद फिर मैं वापस पाकिस्तान आ गया। मुझे एहसास हुआ कि मैं वहाँ सारी ज़िंदगी नहीं रहना चाहता। एक बड़ी मैकेनिकल ज़िंदगी है। वो टेलीविज़न पे वहाँ जो न्यूयॉर्क के वुकला दिखाते हैं, बड़ी ग्लैमरस ज़िंदगी लगती है, बट इट्स अ हार्ड टॉयल अगर आपकी और दिलचस्पी हो। फिर मैंने यहाँ काम किया, मुझे बड़ा
अच्छा मौका मिला, मैंने मंटो साहब, आबिद हसन मंटो साहब के साथ काम किया। और इसके अलावा मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया लम्स में, और लम्स का लॉ स्कूल जो था उसके बनाने की तरफ कुछ काविश शुरू हुई, और फिर मैंने ये पॉलिसी का काम शुरू कर दिया। सो मैं बैक वक्त 3 चीज़ें कर रहा था, वकालत कर रहा था, पढ़ा रहा था, पॉलिसी का काम कर रहा था। उसके बाद फिर मैं पीएचडी के लिए चला गया, मेरी और दिलचस्पी पैदा हुई। और अब ये है कि पिछले 3-4 साल से मैं काफ़ी हद तक खुद मुख्तार हो गया हूँ। मैं अपना पॉलिसी का काम करता हूँ, एकेडमिक काम करता हूँ, और मुझे फिक्शन का शौक था, तो वो भी मैंने शुरू कर दी। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, इसलिए मैं अपने बच्चों, अपने स्टूडेंट्स सबकी तरफ मेरा रवैया और बर्ताव तो यही है कि एज लॉन्ग एज वो मेहनत कर रहे हैं और यकजुई से काम कर रहे हैं, जो वो जिंदगी में करना चाहते हैं वो उन्हें करना चाहिए। सर, इसी की बात को आगे लेके चलते हैं। आपका जो अभी, हम फिक्शन वाले काम पे बात पे आएंगे, बट आपका जो अभी तक इससे पहले आपने नॉन फिक्शन कुछ किताबें लिखी, जिसमें आपने 8वीं तरमीम के ऊपर काम किया, और उसके बाद आपने दूसरी किताब लिखी जिसमें आपने एक एलियन जस्टिस, उस किताब का टाइटल है। तो आप अगर दोनों पे दिखाइएगा कि आपका पॉलिसी रिफॉर्म का जो काम है उसका फोकस क्या है, किन एरियाज पे आप ज्यादा जो है वो रिसर्च कर रहे हैं और रिफॉर्म्स जो है उसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर हम इस पे बात करेंगे कि उनका अब तक सक्सेस की बात क्या है, कामयाबी किस तरह है और कहाँ काम जरूरत है। तो सबसे पहले बताइएगा आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है पॉलिसी रिफॉर्म के हवाले से। ज्यादातर तो मैं जिसको कहते हैं जस्टिस सेक्टर रिफॉर्म के एरिया में काम करता हूँ, जिसमें अदालतों की जो फंक्शनिंग है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, और क्रिमिनल की भी और सिविल की भी, और उसमें पुलिस भी आ जाती है, प्रोसिक्यूशन, पेरोल एंड प्रोबेशन, जेलें, ये क्रिमिनल के नुक्ता नज़र से और सिविल के नुक्ता नज़र से भी मुख्तलिफ किस्म के जो मामला हैं। और इसमें मोस्ट रिसेंटली मेरा जो ज़्यादा काम रहा है हाई कोर्ट्स के साथ भी और दूसरे इदारों के साथ भी, वो या तो रहा है जज हजरात और कानून से मुंसलिक दूसरे लोगों की ट्रेनिंग के हवाले से, या जिसको हम कहते हैं कि कोर्ट्स का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, चूंकि आपको अंदाजा होगा कि 150 साल पुराने ढांचे और सिस्टम हैं जो चल रहे हैं, और कानून भी तकरीबन इतने पुराने हैं, उनमें पीस मील कभी कभार कोई तब्दीली अमेंडमेंट हुई है, होलिस्टिकली नहीं हुई। हालांकि पाकिस्तान दुनिया में बाहर से इस मामले में एड लेने वाला जो सबसे आगे जिन मुल्क है उनमें से है, लेकिन ये एक और पूरी बहस है कि उसका खातिर फायदा क्यों नहीं हुआ। लेकिन इन प्रोजेक्ट्स की वजह से कुछ स्पेस खुली कि प्रोफेशनल्स जो थे मेरे जैसे, जो कि एकेडमिक भी थे और वकालत का भी जिनको पता था, वो पॉलिसी के मैदान में आए और वो थोड़ी अयानत करें इन अदारों की कि हमने ये चीज़ें कैसे तब्दील करनी है। तब्दीली कुछ ना कुछ तो आई है, और अगर हमारे पास और वक्त हो तो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन अभी भी वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। और हमें अब ये डोनर ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर रिलाई करने की बजाय इस चीज़ को ओन करना चाहिए, और ये रिफॉर्म का सारा प्रोसेस जो है वो लोकल होना चाहिए, और उसके अंदर हमारी पूरी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। सो इट्स एन ऑन गोइंग स्ट्रगल, आई मीन कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा में रेगुलेटरी लॉज, हमारे यहाँ रेगुलेशंस का बड़ी कमी है, जिससे मेरी मुराद ये है कि बहुत से ऐसी चीज़ें हैं हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, चाहे वो पानी की फराहमी है, चाहे वो ये चीज़ है कि कौन सी ज़मीन अर्बन यूज़ के लिए इस्तेमाल होगी, कौन एग्रेरियन होगी, कोई भी जो चीज़ है ना उसमें रेगुलेशंस या तो कम है, या सोफिस्टिकेटेड नहीं है, या वो इम्प्लीमेंट नहीं होती, और ये बहुत बड़ा फ़र्क है। उससे क्या होता है कि ना सिर्फ चीज़ें क्लैरिटी से नहीं चलती और मसाइल पैदा होते हैं, बल्कि वो मसाइल जो है वो मुकदमेबाजी में तब्दील हो जाते हैं और अदालत में चल जाते हैं। बहुत से मामला जो हमारी अदालतों में हैं वो रेगुलेटरी लेवल के ऊपर ही रिजॉल्व हो जाना चाहिए। सो उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। और मैं ह्यूमन राइट्स मेरा एक बहुत बड़ा एरिया है, उसके सिलसिले में मैंने अमेरिका में पढ़ाया भी, और शुरू में जो मेरी तमाम रिसर्च थी वो तो खैर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और ह्यूमन राइट्स पे थी। अब आई कॉल माई सेल्फ अ सोशियोलॉजिस्ट ऑफ लॉ, यानी कि मैं कानून का रोल देखता हूँ माशरे में, कि माशरे की अफादियत के लिए क्या, और माशरे में जो बेतहाशा अफराद हैं जो एक पोजीशन पे नहीं है, कुछ लोग वल्नरेबल हैं, कुछ लोग वीक हैं, तो एक कानूनी निज़ाम उनको किस तरह तहफ़्फ़ुज़ देता है या वो किस तरह उसमें एक्सप्लॉइट होता है। सर, इसमें आपने बात की रिफॉर्म की, तो यहाँ मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि कई दफ़ा हमें लगता है कि हमारे मुल्क में कोई लॉ है नहीं, लेकिन कई दफ़ा बाद में पता चलता है कि अच्छा लॉ तो एग्जिस्ट करता है, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत जो है वो पुअर है, या ना होने के बराबर है, या सही नहीं है। तो इस हवाले से अगर मैं आपको कॉमेंट चाहूँ कि एक किन किन मामलात पे हमें शायद अभी लॉज बनाने की ज़रूरत है, और किन किन जगहों पे ज़्यादा बेहतर इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, उस पर आपका किस तरह कॉमेंट करेंगे? देखिए, दोनों ही मसाइल हैं। उसकी वजह ये है कि, और ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है, हिंदुस्तान का मसला भी है, जो दोनों मुल्क नौआबादियाती निज़ाम से, कलोनियलिज्म से निकल के आए,
कि हमारे यहाँ कोई 150 साल के पीरियड के ऊपर बेतहाशा कवानीन एक कॉलोनियल पावर ने इम्प्लीमेंट किए। उसमें उसका अपना इंटरेस्ट भी था, उससे कुछ मॉडर्नाइजेशन भी हुई चीज़ों की, लेकिन बहुत से लोग उस तमाम गुफ्तगू, उस तमाम प्रोसेस में उनको पीछे छोड़ दिया गया। जाहिर है वो एक रूलिंग पावर थी। अब 1947 के बाद जाहिर है हमारा जो सारा सफ़र है, जिसके अंदर मार्शल लॉ और जमहूरियत की जदोजहद चलती रही है, उसमें हमें ये मौका सही तरह से नहीं मिला कि हम कानून साजी करें। जब हमें थोड़ा जमहूरी अहद में सांस लेने का मौका मिलता है, तो उसमें फिर गवर्नमेंट्स के ऊपर बड़ा प्रेशर होता है। फिर वो करते ही हैं कि वो कानून साजी की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी में की जाती है। कानून साजी के अंदर मजीद डिलिबरेशन, मजीद रिगर, मजीद कंसल्टेशन ना सिर्फ इसलिए ज़रूरी होती है कि उससे कानून साजी की क्वालिटी बेहतर होती है, बल्कि इससे लिए भी ज़रूरी होती है कि उसमें तमाम लोगों की गुफ्तगू और बात जो है वो आप सुन लेते हैं और वो इस प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं और फिर उसमें ओनरशिप लेते हैं। तो वो दोनों चीज़ें नहीं हो पाती। तो हम कोई चीज़ करते हैं। अच्छा, फिर एक और बहुत बड़ा मसला ये कि मार्शल लॉ के ज़मानों में बड़ा बिगाड़ पैदा हुआ। जैसे 8वीं तरमीम थी और चीज़ें थी, जिससे हमारा आइन का जो बुनियादी ढांचा था उसको बड़ा नुकसान पहुंचा। उस नुकसान का ज़ाला करते हुए आपको कुछ दिहाइयाँ गुजर जाती हैं। तो ये मेरा ख्याल में मसाइल सारे ही हैं। पहला मसला तो खैर लीगल एजुकेशन के लेवल से शुरू होता है, जो किसी भी और शोबे और किसी भी और पेशे की बनस्बत पाकिस्तान में सबसे पीछे है। चूँकि लीगल एजुकेशन से मेरा ताल्लुक भी रहा है, मुअल्लिम के तौर पे भी, एजुकेशनिस्ट के तौर पे भी, तो वहाँ बहुत कमज़ोरी है। फिर हमारी बार की रेगुलेशन जो है, वो भी बहुत वीक है। तो लोगों तक एक तो कानून की आगाही नहीं है। देखिए ना, अंग्रेज़ी में कवानीन हैं, सारे उर्दू में तर्जमा नहीं हुए। फिर ये है कि अदालत का सिस्टम बड़ा इंटिमिडेटिंग है बहुत से लोगों के लिए, बड़ा महंगा है, बड़ा दूर पड़ता है उनको, जिसकी वजह से हमारे बहुत डिलेज हैं। इस पे मैंने काफ़ी एम्पिरिकल काम भी किया है कि अदालतों में लोगों को किस तरह से दुश्वारी होती है। और फिर इम्प्लीमेंटेशन भी एक बहुत बड़ा इशू है कि पॉलिटिकल विल नहीं होती, गवर्नमेंट कमज़ोर होती है, तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप के प्रेशर में आ जाती है। सो हमें सिस्टमैटिकली मुख्तलिफ चीज़ों को देखना पड़ेगा। अच्छा, अच्छी बात इसमें यह है कि कुछ ना कुछ काम हुआ है। मसलन पंजाब की अगर मैं बात करूं, तो पंजाब में एक बड़ा अच्छा पंजाब रूल ऑफ लॉ रोड मैप बना है क्रिमिनल लॉ के लिए, जिसमें लिखा गया है कि ये 117 जगह हैं जहां पे ये इंटरवेंशन होनी चाहिए। तो प्रॉब्लम के डायग्नोसिस की हद तक हम पहले से बहुत बेहतर सूरत हाल में, हमें एग्जैक्टली पता है कि किस जगह पे क्या करना है। हमसे मेरी मुराद एक ऐसा तबका ब्यूरोक्रेसी में, कंसल्टेंट्स में, वकला में, जो इस एरिया में संजीदगी से काम करता रहा है। मैं ये बात नहीं कर रहा कि जब कोई एक पर्टिकुलर जज या कोई एक पर्टिकुलर ब्यूरोक्रेट आ जाए जिनके अपने कोई ख्यालात हों, जिनका हकीकत से ताल्लुक ना हो, तो अगर तो इसको मुनासिब तरीके से किया गया, ये हमें पता है। मसला ये होता है कि पॉलिटिकल विल नहीं होती। एक तो अमूमन जो लोग डिसीजन मेकिंग पोजीशंस में होते हैं, उनका टेन्योर बड़ा अनसर्टन होता है। ब्यूरोक्रेट है तो उसकी पोस्टिंग हो गई है, जज साहब हैं तो उनकी एलिवेशन हो गई। तो एक टेन्योर की सिक्योरिटी एक टीम के बगैर, ये ऐसी रिफॉर्म्स नहीं है कि आप अगले जुमेरात तक करते हैं, आपको कम से कम 6 महीने लगाने पड़ते हैं। सो बहुत से मसाइल हैं जिसकी वजह से चीज हो नहीं पा रही, और हमें इसका अंदाजा भी है। अब सिर्फ यही दुआ है कि कोई ऐसी हुकूमत या कोई ऐसी लीडरशिप हो बीच में जो ये सोचे कि मैंने कोई लेगेसी छोड़नी है। क्योंकि काम किया जा सकता है, काम करने वाले भी हैं, सोल्यूशंस भी हमारे पास हैं, वो विल और कंसंट्रेशन नहीं है। सर, इसमें एक मेरे ख्याल में थोड़ा आमियाना या मेरी कम इल्मी कह लें आप, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एक स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए, वो तो आपने जिक्र किया कि हमें कंसिस्टेंट होना है और हमें जो है उनको टेन्योर देना है, उनको टाइम देना है इस करने के लिए। लेकिन इमीडिएट रिलीफ की अगर हम बात करें या इमीडिएट फिक्सिंग की बात करें, तो व्हाट शुड बी आवर स्टार्टिंग पॉइंट राइट नाउ? मेरे ख्याल में मेरे पास एक जवाब है। वैसे तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि एक चीज आप बताएं, लेकिन एक चीज जो मुझे बड़ी नुमायां तौर पे नजर आती है और जिसको लोग नजरअंदाज करते हैं, चूंकि हमारे यहाँ जरा जल्दी काम करने का और सहल पसंदी ये सब कुछ है, तो जब हम टेक्नोलॉजी का नाम दे दें या कोई और फैंसी टर्म यूज कर दें तो लोग खुश हो जाते हैं। जो चीज मुझे नजर आई है जो कि प्रॉब्लमेटिक है, वो ये है कि हमारे कुछ फंडामेंटल चीजों के प्रोसेसेस टूट चुके हैं। मसलन किसी जगह क्राइम होता है तो उस जगह जाके क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन होती है, सारी दुनिया में होती है। हमारा क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम टूटा हुआ है। उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इंटरनेशनली होती हैं जो हम नहीं करते, जो हम कर सकते हैं। वो प्रोसेस का प्रोटोकॉल दोबारा लिखा जाना चाहिए। सिमिलरली हमारी अदलिया जो है, जिस तरीके से हमारी अदालतों में केस लगते हैं, सुने जाते हैं, पेशियां लगती हैं, ये सिस्टम अब दकियानूसी हो चुका है। इसके ऊपर हमने बड़ा डिटेल काम किया, रिपोर्टें लिखी हैं। और मैं चूंकि ईस्ट एशिया भी पढ़ाने जाता हूँ, तो मैं सिर्फ वेस्ट की बात नहीं कर रहा, ईस्ट एशिया में भी कई मुल्क जो हैं, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, ये काम कर चुके हैं। उसको केस फ्लो मैनेजमेंट कहते हैं। और उसका बुनियादी मकसद ये है कि हमें दोबारा से तश्कील नौ करनी है सिस्टम की,
कि एक केस जो अदालत में चल रहा है वो पूरी तौर पर जज साहब के कंट्रोल में, कोई वकील कोई मुवक्किल उसको डिले ना कर सके। उसके आगे मैं बहुत आपको डिटेल बता सकता हूँ, बट मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमें बहुत से प्रोसेसेस जो है ना उनको अपडेट करना है 21वीं सदी के मुताबिक, उसमें टेक्नोलॉजी को लेके आना है, उसमें से गुंजाइश निकालनी है एक्सप्लॉयटेशन की और उसमें खराबी पैदा करने की। और ये काम हो सकता है, इसका डायग्नोस्टिक भी हो चुका है। बस ये किसी दिन सर जोड़ के बैठना है लोगों ने, हुकूमत ने, अदलिया ने, सब ने, कि यार ये करना है। या तो वो खुद कर लें तो अच्छा है, नहीं तो ये है कि फिर जो लोग हैं वो सिस्टम से बहुत सटपटाए हुए हैं, उनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है, तो वो अच्छी सूरत हाल नहीं होती हमने आमा के लिए। बहुत सी चीजें हैं जिस पे मजीद बात की जा सकती है, जिनके ऊपर आपको मैं ये बता सकता हूँ कि इसमें 3 महीने में बेहतरी आ सकती है, इसमें 6 महीने में बेताशा बेहतरी आ सकती है, अगर हम ये और ये चीजें कर लें इसमें। चलिए अल्लाह करे कि रिफॉर्म्स कंटिन्यू रहे और उसमें हमें कुछ आगे इसका फल देखने को मिले, आप सबकी जो एफर्ट है। इसमें सिर्फ थोड़ा सा चेंज करते हैं टॉपिक, हम जरा फिक्शन की तरफ आते हैं। सो एक शख्स जिसका पूरा एक प्रोफेशन है, जिसमें काम कर रहा है लीगल स्कॉलर के तौर पे, फिर उसकी अपनी एवोल्यूशन है अपने प्रोफेशन के अंदर, तो इस सब के दरमियान आपने फिक्शन के लिए टाइम कैसे निकाला और आपने ये कैसे सोचा कि मुझे स्नफिंग ऑफ द मून लिखनी है अब? यार बात ये कि फिक्शन जो है ना वो और हिस्ट्री दो ऐसे डिसिप्लिन हैं जो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि हर बच्चे बच्ची को पढ़ाने चाहिए और पढ़ने चाहिए, बिकॉज ये वो चीज़ें हैं जिनसे आपका दिमाग खुलता है, आपको अंदाज़ा होता है कि इंसानी एक्सपीरियंस क्या है, और आप ज़िंदगी को उसके मुख्तलिफ जावियों से देखने की कैपेसिटी पैदा करते हैं। वकालत का शोबा कभी भी नैरो नहीं था। आप देखें पुराने जो वकील और जज हजरात थे, हमेशा उनकी फ़नून लतीफ़ा में, अदब में दिलचस्पी होती थी, बल्कि ये समझा जाता था और अभी समझा जाता है कि जितना आपका मल्टीफेरियस इंटरेस्ट हो, आप बेहतर वकील भी साबित होते हैं। तो मैं फिक्शन तो हमेशा से पढ़ता आ रहा हूँ, उर्दू में भी और अंग्रेजी में भी। अगर आप मुझसे पूछें कि मेरा फर्स्ट पैशन क्या है, तो वो फिक्शन ही है। और मुझे तो वकालत और कानून भी इसलिए दिलचस्प लगता है कि उसमें भी जुबान का इस्तेमाल है, उसमें भी आइडियाज हैं। तो ये और बात है कि मैं लिख नहीं पाया था। तो अब आज से 3-4 साल पहले आई थिंक अगर आपको जुस्तजू हो किसी चीज़ की तो वक्त भी निकल आता है और वो चीज़ हो भी जाती है। तो मेरे वालिद साहब की वफ़ात हुई 2013 के एंड पे, तो आई थिंक उसके बाद मैं ज़्यादा एक सेल्फ रिफ्लेक्टिव और इंट्रोस्पेक्टिव मूड में था। ज़िंदगी के बारे में आप सवाल पूछते हैं, रिलेशनशिप्स को। तो मुझे रिलीफ जिस चीज़ से मिली अपने रोज़मर्रा के काम के बाद, वो ये थी कि मैंने रोज़ रात को बैठना शुरू किया और एक कहानी बुनने की कोशिश की, जो कि टाइम के बारे में थी और टाइम की नेचर के बारे में थी। अब चूँकि मुझे आसार कदीमा में भी दिलचस्पी है, मुझे लाहौर से भी इश्क है, मुझे दास्तान गोई में भी, तो मैंने कोशिश की कि जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, उनके गिर्द मैं एक कहानी बनाऊँ। चूँकि किसी शख्स ने एक दफ़ा कहा था कि अगर कोई किताब लिखना चाहता है, तो उसकी शर्त ये होनी चाहिए कि वो किताब लिखे जो वो खुद पढ़ना चाहता है। अगर आपको खुद ही दिलचस्पी लग रही तो किसी और को क्या लगेगी? और ये तो कोशिश होनी चाहिए कि आप कहानी कहें, दिलचस्पी। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, कई लोग हर राइटर का डिफरेंट तरीक़ाकार होता है। कई राइटर्स जो हैं वो पहले से पूरा प्लॉट बनाते हैं, कैरेक्टर्स ड्रॉ करते हैं। मेरे ज़हन में शायद कोई 15% चीज़ें थीं। मैंने जब वो लिखना शुरू किया, तो वाक़ई जिसको कहते हैं कि लिखते-लिखते मुझे इंस्पिरेशन होती थी और लिखने के प्रोसेस के थ्रू ही मुझे अंदाज़ा होता था कि मैंने अभी ये किरदार क्रिएट करना है। अच्छा, ये मुझे हमेशा से अंदाज़ा था कि मैंने ये सिक्लिकल टाइम पे कहानी लिखनी है, और ज़ाहिर है कि उसमें फौरी तौर पे हवाला आता है कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का और आग का दरिया का, जिसने डेफिनेटली मुझे इंस्पायर किया। ऑल्दो ज़ाहिर है कि इस किताब में और उसमें काफ़ी चीज़ें मुख्तलिफ भी हैं। तो आप समझ लें कि जो मेरी बहुत सी चाहे वो हड़प्पा हो, चाहे वो उर्दू शायरी हो, चाहे वो लाहौर का आर्किटेक्चर हो, चाहे वो बुद्धिज़्म हो जो मुझे बड़ा इंस्पायर करता है कई चीज़ों में, साइंस फिक्शन का मुझे भी शौक है, सो इसमें फ्यूचर भी है, तो इसलिए फिर इसमें 6 अदवार आए और ये मैंने कोई 10 महीने के पीरियड पे रोज रात को लिख के, तो ये किसी ना किसी तरह खत्म हो गया। और अब उससे अगला लिखने का मरहला है और वो भी इंशाल्लाह होगा। लेकिन मैंने बड़े साल कोशिश की थी, नहीं हुआ, जब होना था हो गया। लेकिन ये ज़रूर है कि मैंने कुछ चीज़ें सीखी। इस दफ़ा आई परसिस्टेड कि मैंने छोड़ा नहीं, हर रात को मैं लिखता था, ठीक है? सो मैं टीवी नहीं देखता था, मैं शादियों पे नहीं जाता था और मैं और बहुत सी चीज़ें ऐसे नहीं करता था। तो वक़्त तो निकल आता है, अगर आप अपने ख़ानदान को वक़्त दे रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं, तो शाम का वक़्त निकल आता है। लेकिन है मुश्किल काम, बड़ा लोनली काम है और बड़ा परसिस्ट करना पड़ता है। इसका मेरी पर्सनैलिटी से तो हमेशा ताल्लुक था, लेकिन ये हुआ इस तरह से। सर, इसी अगर नॉवल पे आपने 6 अदवार की बात की है, तो इन 6 अदवार में अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि इनमें कदर मुश्तरक क्या है?
और आप, क्योंकि एक तो हमें समझ आता है कि डिफरेंट टाइम सेट में सेट हुए हुए सारे, लेकिन अगर एक 6 अद्वार में आपको कॉमन थीम या जो आप आगे लाना चाह रहे थे, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ तो आप किस तरह उसको क्या कमेंट करेंगे उसको? अच्छा, पहली चीज तो नुमाया गालिबन यही है कि मुझे हर जमाने में ऐसे लोग जो कि इक़्तिदार के खिलाफ बात करते हैं, जो जुल्म के खिलाफ बात करते हैं, अथॉरिटी को क्वेश्चन करते हैं, वो बड़े दिलचस्प लगते हैं। बिकॉज ऐसे लोग एक तो बहादुर होते हैं, दूसरा वो इनोवेटिव तरीके से सोचते हैं, तीसरा ये है कि उनकी वजह से तारीख का इर्तिका होता है। नहीं तो अगर कोई भी ना किसी चीज़ को क्वेश्चन करे, कुछ आगे ना चले। तो मेरे जहन में सवाल ये था कि क्या ये हमेशा से इंसान की यही कहानी है कि एक तरह से चीज़ें जो हैं वो एक डायरेक्शन में चलती हैं, फिर जमूद आता है, फिर कोई सवाल उठाता है, और अमूमन जो सवाल उठाने वाला होता है उसको इसका ज़ाती तौर पे नुकसान भी होता है, क्योंकि कोई ना कोई जो एस्टैब्लिश अथॉरिटी होती है उसको ये बात पसंद नहीं आती। तो डिसेंट का कॉन्सेप्ट मुझे पसंद था। तो मैंने एक तो ये सोचा कि मैं देखता हूँ कि क्या डिसेंट का जो फिनोमिनन है उसमें कोई तब्दीली आई है, या ये वही सिक्लिकल हिस्ट्री है कि एक एम्पायर बनता है, कोई इसको क्वेश्चन करता है। अच्छा, दूसरा, दो तीन चीजें थी। दूसरा, मुझे कॉन्सेप्ट ऑफ ईवल में इंटरेस्ट था कि ईवल क्या चीज है, इंसान के अंदर से है, वो शैतान का बैरूनी कॉन्सेप्ट है, वो एक सारा है। फिर मुझे इस चीज में इंटरेस्ट था कि इंसान का जो इर्तिका हो रहा है, एक तो मैंने कहा ना कि मुझे लगता है कि हर चीज रिपीट होती जा रही है, बार बार हम हिस्ट्री को रिपीट करते हैं, लेकिन कुछ चीजों में बहरहाल इर्तिका हुआ है। एक तो टेक्नोलॉजी है, एक मजहब की जो नोशन है वो किस तरह से उसमें डेवलपमेंट हुई है, और तीसरी चीज जो है वो सियासी ढांचा है। तो आप देखें कि मेरे जो 6 अद्वार हैं उसमें पहले सिटी स्टेट है, फिर उसके अंदर जो है वो एक बड़ा सत्रपी बनती है बुद्धिज्म में, फिर मुगल एम्पायर है जो कि फिर कॉलोनियल एम्पायर से बिल्कुल मुख्तलिफ है, और उसके बाद आपका मौजूदा नेशन स्टेट का जमाना है, और फिर मैं स्पेकुलेट करता हूँ कि पोस्ट नेशन स्टेट क्या होगा। सो वो भी मुझे दिलचस्पी थी। और जो बुद्धिस्ट नोशन ऑफ टाइम है कि आप एक सर्कल में जा रहे हैं, उसको भी मैं एक्सप्लोर कर रहा था। सो ये तो ब्रॉड थीम्स हैं जिनकी जो इसको पिन करती हैं, और इसके अंदर फिर मैं इंडिविजुअल कहानियां सुनाना चाह रहा था जो मेरे दिल के करीब थी। उसमें एक हिस्टोरियन की कहानी है, उसमें एक पेटी क्रिमिनल की कहानी है, उसमें एक आदमी की कहानी है जो एनवायरनमेंट की बात कर रहा है, लेकिन अंडरलाइंग ऑल ऑफ देम इज द फैक्ट कि दे थिंक देयर इज समथिंग बेटर फॉर सोसाइटी जो कि नजरअंदाज हो रही है, और वो उसके लिए आवाज उठाते हैं। और फिर इसीलिए फैज साहब की जो मशहूर नज़म है उसमें से फिर वो मिसरा आया कि चांद को गुल करें तो हम जाने, स्नफिंग आउट द मून। और मेरे जो पब्लिशर्स थे हिंदुस्तान में, उन्होंने जब किताब का मसवदा पढ़ा तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर एक रंग उर्दू का है और उर्दू शायरी का है। जाहिर है आप मुतासर हो गए तो सबकॉन्शियसली वो रंग आता है, और जब अगर आप बाइलिंगुअल हो ये तो बड़ी मेरे लिए तो खुशी की बात है। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप फैज साहब के कलाम में से इसका टाइटल ढूंढें, तो फिर हमने इसको इस तरह से तलाश किया। सर आपने पहले भी एक मैं भी उस तकरीब में मौजूद था, जिक्र किया था कि एक अंडरलाइनिंग जो आपको फीडबैक मिला वो ये था कि इसमें होप नजर आती है, उम्मीद नजर आती है। सो जब आप इसको तहरीर कर रहे थे तो क्या आपके माइंड में वो चीज़ थी, या वो बाद में लोगों को रंग नजर आया जब वो लोगों के सामने प्रोडक्ट आई इवेंचुअली? अच्छा सवाल है आपका। कुछ तो था, बिकॉज ज़ाहिर है उसका नाम स्नफिंग आउट द मून है, और मैंने आप देखें अगर कहानियाँ, कई जगह नाउमीदी नजर आती है, कई जगह लगता है कि वो हार गए हैं, कई जगह लगता है कि वो हार के फिर उठेंगे लड़ने के लिए, जैसा जिंदगी में होता है। जी। तो और मैंने कहानियों का इख्तिताम मुबहम छोड़ा, क्योंकि मैं बड़ी टाइट एंडिंग्स में बिलीव नहीं करता। लेकिन जो फिक्शन है उसकी खास तौर पे एक बड़ी खूबसूरत बात यह है कि जो जुबान है ना, इसकी नौयत ऐसी है, इसको हम कहते हैं ओपन टेक्सचर्ड, कि एक चीज मैंने लिखी लेकिन उसके अंदर कई और मानी भी पिन्हा हो सकते हैं। आप बतौर एक रीडर के उसको कैसे पढ़ते हैं, आप हो सकता है उसमें से एक और मानी निकालें जो उसमें हमेशा से था। कई दफा हो सकता है कि इंटेंशनल नहीं था, सबकॉन्शियस था। कई जगह हो सकता है कि सबकॉन्शियस भी ना हो, लेकिन आपने बतौर रीडर उसको देखा है। हम यहाँ कानून की जुबान तो लिख ही नहीं रहे कि जिसमें हम चाहते हैं कि बिल्कुल प्रिसिशन और एक ही मानी निकले ताकि कोई भाम ना हो, कोई लड़ाई ना हो। तो लिटरेचर की लैंग्वेज तो होती है ऐसे। तो मुझे बहुत जो मजा आया वो ये था कि एक तो मेरी भरपूर कोशिश ये थी इस किताब के आने के बाद कि मेरी मैक्सिमम जो है यंगर लोगों और स्टूडेंट्स के साथ मेरी गुफ्तगू हो। उसकी वजह है कि इसमें हिस्ट्री भी है, इसमें सियासत भी है, और इसमें लिटरेचर भी है। और मैं चूंकि जनरली मुझे ये चीज़ मेरे दिल के बहुत करीब है कि लोगों में तरवीज पैदा की जाए कि वो किताबें और पढ़ें और वो ज़्यादा मुतालिया करें। और मैं खुशकिस्मत था कि बहुत से इदारों ने खुद ही मुझे बुलाया, मुझे किसी को कहा नहीं मैंने, और मैं 20-25 जगह अब तक जा चुका हूँ। जो चीज़ अच्छी थी मुझे वो ये लगी कि उर्फ़ आम में कहा जाता है लोग पढ़ना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में मसला ये नहीं है कि लोग पढ़ना नहीं चाहते, उनको अच्छी किताब अच्छे दाम पे अच्छे तरीके से दस्तयाब नहीं, या उनको पता ही नहीं चलता।
तो आप जो काम कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी का जो हम इस्तेमाल एक ये कर सकते हैं कि लोगों को किताबों के बारे में, राइटर्स के बारे में बताएं, ये बहुत बड़ी सर्विस है। दूसरा मुझे जो बहुत मज़ा आया वो ये था कि लोगों ने, बच्चों ने, बच्चियों ने इतने अच्छे सवाल पूछे, और उससे मुझे कई दफ़ा खुद मैं सोचने पे मजबूर हो गया। और ये जो क्रिटिकल फैकल्टी है ना, कि आप तनकीदी नुक्ता नज़र से, तनकीदी नॉट इन द नेगेटिव सेंस, मतलब क्रिटिकल असेसमेंट के नुक्ता नज़र से, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन में पैदा करनी है, जो हमारे निसाब ने और हमारे तरीका तालीम ने हमें नहीं पैदा की। और इस क्रिटिकल असेसमेंट के बगैर आप आगे नहीं जा सकते। और दूसरा ये कि गुफ्तगू और क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करने का मादा। तो मेरा तो ये एक्सपीरियंस इस लिहाज से बड़ा अच्छा रहा कि एक तो मुझे अपना कानून और पॉलिसी के अलावा लिटरेचर पे बात करने का मौका मिल जाता है। दूसरा, बाकायदा एक हल्का अहबाब इससे बना है। मेरी नई दोस्तियां हुई हैं, कुछ लोग फैकल्टी से हैं, कुछ नए राइटर्स हैं, उर्दू वाले राइटर से बातचीत कईयों से मेरी हुई। जाहिर है वो, अगर आपने भी कोई किताब लिखी हो तो वो आपको कोई थोड़ा बहुत लोग जो है वो थोड़ी ज़्यादा सीरियसली भी लेते हैं अगर आप किसी को अप्रोच करें। तो मेरे लिए तो हर लिहाज से ये एक बड़ा खुशाइन चीज़ रही है, और मैंने ज़ाती तौर पे इससे बहुत गेन किया। सर, थोड़ा सा किताब के प्रोसेस की तरफ वापस आते हैं। आपने इसका जिक्र किया कि 15% आपके पास था, और उस टाइम ऑब्वियसली आपने, क्योंकि किताब तो आई नहीं थी, इस पर फीडबैक देते, तो जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट था और जो आप एंड देख रहे हैं उसमें आप कितना फर्क देख रहे हैं? जिस बेस पे या कोर पे आपने स्टार्ट किया था, ये क्या ये नॉवल उसी पे आगे चलता गया? और सेकंड क्वेश्चन ये था कि जो आपको कितना, एक हमें क्वेश्चन आया भी हुआ, बल्कि वो पूछनी थी, सना पूछनी थी कि कितना टाइम लगा आपको और कितनी दफा रिवाइज करना पड़ेगा आपको? तो ये आई थिंक एज अ राइटर पूछ रही हैं आपसे। देखिए, उसका जो बुनियादी ढांचा था ना किताब का, कि इसमें इतने अदवार होंगे और कहानी कुछ इस नौइयत की होगी कि उसमें कुछ मुमासलत होगी हर दौर में, तभी तो कॉमनैलिटी है ना। अदरवाइज तो ये 6 डिफरेंट नॉवल हैं, और कुछ लोगों ने इतराज भी किया कि ये क्या है। हालांकि अगर हम लिटरेचर को देखें तो उसमें इतनी इनोवेशन हो चुकी है फॉर्म के ऊपर और स्ट्रक्चर के ऊपर, तो ये रिस्की था, लेकिन मेरा ये ख्याल था कि ये एक दिलचस्प चीज होगी। तो फॉर्म तो मेरा ख्याल में पहले 1-1.5 महीने में बन चुकी थी, 2 महीने लग गए होंगे। अब वो जो फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें कैरेक्टर्स कौन से होंगे और उनकी कहानी क्या होगी, लेट्स से अनदर 2 महीनों में मुझे कुछ कहानी का भी अंदाजा हो गया था। लेकिन जो फाइनर डिटेल्स हैं, उनके कैरेक्टर्स के वेरियस एस्पेक्ट्स, कहानी की ट्विस्ट्स, किसी का खास किस्म का कोई इडियोसिंक्रेसी, कोई डायलॉग, और कोई डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव, बिकॉज मुझे डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव भी पसंद है, या कोई तारीखी किरदार उसमें इंट्रोड्यूस कर देना, ये फिर साथ साथ होता रहा। सो मुझे इसलिए भी इसका मजा है कि ये नहीं था कि मेरे लिए एक चोर थी कि मैंने सब कुछ बना लिया और अब मैंने इसको लिख डालना है, जो बाज लोगों का मेथड होता है, इट वर्क्स फॉर देम। मेरे लिए एक प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी था कि ये किस डायरेक्शन में जाएगा, और ये 10 महीने में लिखा गया। 10 महीने आप समझे, हर शाम में बैठता था कोई 9:30-10 बजे, कभी 2 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी 6 घंटे, लेकिन हर रात। 10 महीने में इसका मुसव्वदा तैयार हो गया। उसके बाद मैंने इसको अपने 3 ऐसे दोस्तों को पढ़ने के लिए दिया जो मेरे ख्याल में शातिर भी थे और पढ़ने वाले भी अच्छे थे, लेकिन इसके साथ साथ ये था कि वो मेरे पे तनकीद करने से भी बाज नहीं आते, लेकिन कमिटमेंट उनकी है मेरे से के। सो अगर मैंने कोई बहुत ही वाहियात चीज लिखी होती तो मुझे बता देते। तो फिर और वो तीनों आपस में बड़े मुख्तलिफ हैं, फिर उन तीनों ने जब कहा कि नहीं ये अच्छा है, बेहतर है, उसके बाद भी आप एडिटिंग करते रहते हो। फिर प्रोसेस शुरू होता है जो कि बिल्कुल एक डिफरेंट मरहला है, पब्लिशर का ढूंढना। और मेरे केस में बड़ी खुशकिस्मती थी कि और लोगों के अलावा इसको देखा, कुछ इस चीज़ के बारे में पता चला डॉक्टर आयशा जलाल को, जो हमारी सबसे मुस्तनद तारीखदान है और वो मेरे दूसरे काम से आगाह हैं और हमेशा उन्होंने मदद भी की है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम पेंगुइन की ये पब्लिशर जो हैं उनको भिजवाओ। फिर मेरी दूसरी खुशकिस्मती ये थी कि वो जो पब्लिशर हैं उनके मियाँ जो थे वो पाकिस्तान में हिंदुस्तान के सफ़ीर रहे थे और बड़े दिल अजीज, हर दिल अजीज आदमी थे। वो भी एक इंतहाई अच्छी खातून है। उन्होंने फिर उस किताब को ले लिया, उन्होंने 1 हफ्ते में फैसला कर लिया। मैं अमेरिका में पढ़ा रहा था कि किताब उन्होंने छापनी है। उनको वो किताब इतनी पसंद आई और वो उसमें इतना बिलीव कर रही थी कि अगर आपका पब्लिशर बिलीव करे ना आपने, तो फिर जिंदगी। तो मेरा फिर पेंगुइन के साथ सारा एक्सपीरियंस जो उसके छापने का था, मजीद अगर कोई पूछना चाहे तो उसमें 6-7 महीने लगते हैं। कवर बनता है, ब्लर्ब्स बनते हैं, उसकी दोबारा 2 लेवल के ऊपर एडिटिंग एंड प्रूफिंग होती है। बड़ा लंबा प्रोसेस है, बट बड़ा अच्छा प्रोफेशनल प्रोसेस है। तो वो फिर मेरा बड़ा काफी हमवार गया वो प्रोसेस। तो वो रंजना सेन गुप्ता जो थी मेरी पब्लिशर थी, और डॉक्टर आयशा जलाल की वजह से। लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है, इतने ज्यादा जो है ना वो कोई 5-6 के करीब लिटरेरी एजेंट्स हैं और वो सारे दरमियाने हैं। अगर आप पब्लिशर को डायरेक्टली लिख के भेजो तो वो कोई घास नहीं डालता। तो उस पर किसी और दिन बात करेंगे कि पब्लिशिंग के लिए लोगों को क्या करना चाहिए, जो कि राइटिंग बजाते खुद एक और गुफ्तगू है। जी। मेरा ये एक्सपीरियंस था।
अच्छा सर, इसी पे हवाले से अगर हम आगे बात करें कि जब आपका ये नॉवल अब तो खैर आ चुका है और आपको फीडबैक के हवाले से अगर हम बात करें तो वो आपका फीडबैक कैसा रहा, क्योंकि नॉवल आपका फर्स्ट नॉवल था, क्या एक्सपेक्टेशंस थी और फिर किस तरह लोगों का जनरल फीडबैक आया, क्या आप समझते हैं कंस्ट्रक्टिव था, पॉजिटिव था, नेगेटिव था, उस हवाले से थोड़ा बताइएगा। नहीं यार, मैं तो बहुत अपने आप को खुशकिस्मत तस्वर करता हूँ। मैंने जब ये नावल लिखा था ना, तो मेरी बुनियादी जो मकसद था वो ये था कि मैं एक ऐसी चीज़ लिखना चाह रहा था जो मेरे लोगों के लिए है, वो बड़े सगीर पाक व हिंद के लिए है, चूँकि हमारी कहानी है। अगर उसमें कोई यूनिवर्सैलिटी निकल आती है, बड़ी अच्छी बात है। मुझे एक तो फ्रेंच पब्लिशर्स ने अप्रोच किया, अभी वो बात चल रही है। अगर ये इंग्लिस्तान वगैरह में छप जाता है तो बड़ी अच्छी बात है और लोगों तक जाएगा, मुझे भी खुशी होगी। लेकिन मैं जिस जगह के लिए मैंने लिखा था वहां तक पहुंच गया। अब ये है कि ये एक मुख्तलिफ सा नावल है, ये एक आम नावलों की बनिस्बत एक मुश्किल नावल है, तारीखी नावल है, ज़गीम है। तो ये एक ऐसा नावल नहीं है कि जिसमें आपको बेतहाशा लोग जो है वो गुनगुनाते फिरेंगे कि मज़ा आ गया। ये एक और तरह की चीज़ है। लेकिन कंसिडरिंग कि ये मोटा है और हिस्टोरिकल है, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लोगों ने इसकी पजीराई की। उसमें मुस्तनद लोग भी थे, उर्दू के राइटर्स भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, स्टूडेंट्स भी हैं, हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी। दूसरी बात ये है कि कोई भी किताब जो है ना, उसको 1-1.5 साल लगता है परकुलेट करके और वो नीचे तक जाने में, वर्ड ऑफ माउथ ये वो। अब तो खैर सोशल मीडिया से कुछ फायदा हुआ है। अब मैंने देखा है पिछले 3-4 महीने में बहुत से लोग हैं जिन्होंने किताब डिस्कवर की है, उसको पढ़ रहे हैं। सो मुझे हर हफ्ते 1 या 2 लोग राब्ता करते हैं जिनको अच्छी लगी किताब, या उन्होंने कोई उसकी तस्वीर खींची है, या उनका कोई सवाल है। सो अ राइटर फाइंड्स हिज रीडरशिप। आप अपनी रीडरशिप ढूंढ लेते हैं, और जो रीडर है ना वो अपनी किताब ढूंढ लेता है। बस अगर उस किताब में कोई नेक नियति और कोई मेहनत है तो आपको रीडरशिप मिल जाती है। और अब चूंकि जो मेरी एक मुझे चीज़ का शिद्दत से एहसास था कि चूंकि बहरहाल वो अंग्रेजी में है, लिटरेरी अंग्रेजी में है, तो उसकी वजह से कई लोग जो हैं वो उससे इंटिमिडेट हो सकते हैं। तो अब उसका तर्जमा जो है वो, मुझे बहुत खुशी है कि वो 1-1.5 माह में उर्दू तर्जमा आ रहा है। उसमें भी दोस्तों ने मदद की। मैंने आपको बताया कि बहुत से लोगों से मेरी दोस्ती और गपशप इस मामले में। तो हमारे बड़े मुस्तनद राइटर हैं मुशर्रफ अली फारूकी साहब, उन्होंने मुझे आसिम बख्शी साहब से तारुफ करवाया। आसिम बख्शी साहब काफ़ी अरसे से बहुत मुश्किल किस्म के फ़िलोसॉफ़िकल टेक्स्ट का भी बड़ा अच्छा उर्दू तर्जमा कर रहे हैं। हालांकि वो पेशा उनका बिल्कुल मुख्तलिफ है, पीएचडी उनकी साइंस में है। तो उनसे मुलाकात और दोस्ती होगी और उन्होंने अब तर्जमा उसका मुकम्मल कर लिया, जो मुझे बहुत पसंद आया। और अब वो आखिरी जो उसके कुछ मराहिल हैं उसके बाद वो भी होगा। तो मुझे खुशी ये है कि जो भी मेरी कहानियाँ हैं, जो मैंने सवाल उठाए हैं, वो अब उर्दू में भी लोगों तक दस्तयाब होंगे। सो मेरे लिए तो ये हर लिहाज से ये नफ़ा का सौदा था। बिल्कुल सर, मैं अगला उर्दू की तर्जुमे की तरफ ही आ रहा था। मुझे इस हवाले से एक और भी क्वेश्चन ये है, क्योंकि अब आपने वो नॉवल इंग्लिश में लिखा है, परसीव किया था, अब उसका उर्दू तर्जुमा स्पेशली जो एक और बंदा लिख रहा है, तो उसके साथ बड़ा ज़रूरी है कि आप लोग एक सेम वेवलेंथ पे हों और जो आप उसमें कहना चाह रहे थे और जो आपने कहा है उसका बिल्कुल सही तौर पे मानिए। तो आप एज ए राइटर और आप इस पूरे प्रोसेस से, क्योंकि आपकी किताब खुद भी गुजरी है, तो आप किस तरह देखते हैं कि जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है और जो ट्रांसलेशन का फिनोमिना है, उसमें कितनी हद तक रूह जो है असल बरकरार रहती है, या आपके ख्याल में जिसमें वो लिखा जाता है वो एक और लेवल पे बात होती है और ट्रांसलेशन में शायद वो थोड़ा सा लॉस हो जाता है? मेरा ये ख्याल है कि अगर अच्छा ट्रांसलेटर है जो दोनों जुबानों पे अबूर रखता है और जो उसकी लिटरेरी रूह को समझता है, और ये किताब बड़ी मुख्तलिफ किस्म की है, तो मुझे बिल्कुल उसके लिए एक मौजूद ट्रांसलेटर मिले, क्योंकि वो एक बहुत ही इल्मी आदमी है और अंग्रेजी उर्दू दोनों में उनका मुताबिक है। लेकिन उसके बाद ये भी बड़ा फ़र्क पड़ता है, पर्सनालिटी का क्लैश हो सकता है। तो खुशकिस्मती से इंतहाई एक नफीस आदमी है। तो मेरी तो उनसे 2 दफ़ा बात हुई, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये, और बड़ी उन्होंने एक मज़ाहिया बात की। उन्होंने कहा अमूमन जब ट्रांसलेटर किसी किताब को ट्रांसलेट करता है तो वो राइटर फौत हो चुका होता है। तो इस केस में राइटर हयात है, तो मेरे लिए भी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो पहले तो मैं थोड़ा हैरान हुआ कि क्या बात है। तो हमें आपस में हमने बहुत अच्छे तरीके से कोलैबोरेट किया। मैंने उनसे, अगर मेरी कोई लैंग्वेज के ऊपर या किसी, देखें कई जगह चॉइसेस जो होती हैं वो एक्यूरेसी की नहीं होती, वो बामुहावरा होने की होती हैं या फ्लो की होती हैं या पर्सनल प्रेफरेंस होती है। एक ही चीज़ के लिए 12 अल्फाज आपको मिल जाते हैं। तो उन्होंने जहाँ मेरे लिए कोई चीज़ अहम थी उसका ख्याल किया, जहाँ मुझे लगा कि उनकी एक्सपर्टीज़ को मुझे सुनना चाहिए मैंने किया। तो हमारा तो बहुत ही स्मूथ कोलैबोरेशन रही। लेकिन आई कैन ईजिली सी कि ये बड़ा एक डिफिकल्ट और मुश्किल प्रोसेस हो सकता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो तर्जमा होता है ना, अच्छा तर्जमा, वो एक हद तक तो ओरिजिनल किताब की रूह, उसकी जो लिटरेरी फ्लेवर है, उसको कैप्चर उसका करना चाहिए, ठीक है ना?
अब एक किताब के अंदर एक बहुत हाई रजिस्टर पे बात चल रही है और तर्जुमा लो रजिस्टर पे, वो तो गलत है। लेकिन अच्छा तर्जुमा वो होता है जो उस रूह को कैप्चर करने के बाद जिस जुबान में उसको मुंतकिल किया जा रहा है उस जुबान के मेयार के मुताबिक भी उसको एक आला दर्जे की चीज़ बनाए। और कई जगह हो सकता है कि वो कुछ उसमें तब्दीली करे या उसमें कुछ वो पोइटिक लाइसेंस ले, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। चूंकि जो है ना एक बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड तर्जमा तो वैसे ही नहीं हो सकता जी। और मैं आजकल चूंकि मैं जब कोई पुराना क्लासिक किसी और जुबान में पढ़ता हूँ तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं 2-3 उसके तर्जमे पढ़ूँ। अभी पता नहीं मेरे पास पढ़े हुए हैं नहीं, लेकिन मैं अभी ये पढ़ रहा हूँ डॉन किहोटे जो क्लासिक नॉवल है, तो मैं मेरे पास इसके 3 तर्जमे हैं इस वक्त और मैं मुआजना करता रहता हूँ। तो ये बड़ा ही एक डेलिकेट आर्ट है। सो मुझे तो ये लगा कि मेरा काम आसान था और आसिम का काम मेरे से बहुत ज्यादा मुश्किल था, बट वो मेरा ख्याल में टैलेंट की भी बात होती है, जिस तरह से फ्लुएंसी से वो करते हैं वो बड़ा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा उनका तर्जुमा। अच्छा, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द बुक इंशाल्लाह। समर में आप बता रहे हैं कुछ महीनों में, 1-1.5 माह में? जी बस अब दो जो दोस्त हैं वो उसको पढ़ लें ताकि हमें 2 और लोगों का नुक्ता नजर मिल जाए और कोई अगर उसमें गलती है या कोई सजेशन है वो हो जाए। उसके बाद पब्लिशर जो है मेरी उनसे बात हो चुकी है और बस, लेकिन जो कि मैंने फाइनल अभी उनसे चीज़ें नहीं की तो शायद मुनासिब ना हो कि मैं उनका नाम लूँ। जी जी। लेकिन वो इंशाल्लाह ताला ये उर्दू भी तर्जमा भी छापेंगे और स्नफिंग आउट द मून का एक पाकिस्तानी एडिशन भी छापेंगे, चूंकि आपके इल्म बिल्कुल। में होगा कि इस वक्त जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के जी। हालात हैं उसकी वजह से वहाँ किताब नहीं आ रही। तो किताब जितनी यहाँ थी वो बिक गई। तो खैर दे वर वेरी काइंड, मैंने उनसे रब्ता किया, उन्होंने मुझे दे दिए राइट्स, तो मैं वो किताब ताकि प्रिंट में हो ताकि लोग जो पढ़ना चाहते हैं, लोग सवाल पूछे थे तो वो अंग्रेजी और उर्दू तर्जमा दोनों इकट्ठे इंशाल्लाह इस गर्मियों में मंजर आम पे आ जाए। इंशाल्लाह, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सर थैंक एक और भी मैं आप पे कमेंट चाहूंगा। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि अभी आपने जिक्र किया कि इस नॉवल के आपने 2-3 वर्जन आप पढ़ रहे हैं ताकि कंपैरिजन साथ साथ चल रहे हैं। इसी तरह दास्तान अमीर हमजा जिस तरह हमारे पास है, जो अमूमी दास्तान है, जो जिनको मुख्तलिफ राइटर्स ने लिखा है ओवर द टाइम, और अब भी हमारे पास उसके 2-3 वर्जन मौजूद हैं। मैं आपको कमेंट इस चीज़ पे चाह रहा हूँ कि जब हम किसी किताब को देखते हैं या किसी लिटरेचर के पीस को मैयर करना चाहते हैं, तो उसमें हम क्या देखते हैं? आपके ख्याल में स्टोरी जो है उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस है, एक्सप्रेशन जो है वो डिफाइन करता है? इनमें जो सबसे प्रोमिनेंट आपको क्या लगता है, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट आंसर क्या होना चाहिए या क्या होता है? आप तर्जुमे की बात करें या वैसे नहीं नॉवल सर, की बात? नहीं सर, वैसे बात कर। देखिए इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है फिक्शन के अंदर, जो मेयार है इस चीज़ का कि किस चीज़ को अच्छी फिक्शन समझा जाता है। मेरे ख्याल में उसमें एक बुनियादी चीज़ तो ज़रूर है कि जो बात कही जा रही है वो दिलचस्प हो, वो उसमें हुक हो, वो पढ़ने वाले को अपनी तरफ मबजूल करे। लेकिन प्लॉट का क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, उसके साथ आप क्या लिबर्टीज ले सकते हैं, कैरेक्टर्स कैसे ड्रॉ करना है। मैं अभी तक, और मैंने बहुत मेरे से ज़्यादा मुस्तनद लिखने वाले दोस्त सबसे ये बात की है कि हाउ डू यू डिफाइन गुड लिटरेचर, राइट? सो अब आपको ये भी पता है कि इंटरनेशनल बेतहाशा राइटिंग प्रोग्राम्स हैं, लोग वहाँ जाते हैं, उनको बताया जाता है कैसे लिखना है। अब मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि वो फ़ायदेमंद नहीं है, वो मेरे ख्याल में कुछ लिहाज से बहुत फ़ायदेमंद है, ख़ास किस्म की राइटिंग टीचिंग के लिए। बट मैं अभी तक ये नहीं मान पाया कि जो लिखने की कोई चीज़ है ना उसको हम किसी स्केल के ऊपर ला सकते हैं। ये ज़रूर है कि अमूमन लिखने वाले जो अच्छे हैं उनका मुशाहिदा अच्छा होता है, उनका कान अच्छा होता है, उनका मुतालिया अच्छा होता है, उन्होंने ज़िंदगी में कोई एक्सपीरियंस किया होता है। लेकिन इतनी वेरिएशन है कि किसी ने 70 साल की उम्र में अपना पहला अच्छा नॉवल लिखा, किसी ने 19, किसी का बिल्कुल तजरीदी है तो किसी का बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है। अब मैं आपके सामने 25 किताबों के नाम लूं तो हर किताब दूसरे से मुख्तलिफ होगी। तो मेरा ये ख्याल है कि अच्छा लिखने के जो कुछ असूल हैं कि कैरेक्टर किस तरह से तश्कील करना है और प्लॉट को कैसे डेवलप करना है, वो फंडामेंटल्स मैटर करते हैं। क्राफ्ट मैटर करती है, जुबान पे आपका अबूर मैटर करता है, मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल बिल्कुल मैटर करता है, आपकी सेंसिटिविटी और आपकी पोइटिक इंस्टिंक्ट मैटर करती है, खासतौर पे आप क्या कर रहे हैं। लेकिन बड़ा मुश्किल है ये कहना कि अच्छा, और एक और इसमें इनोवेशन है, कुछ किताबों पे तो चले सारी दुनिया में मोरलेस लोग मुत्तफिक हैं, लेकिन उनसे कम, ये तो बहुत बड़ा राइटर है लेकिन दरमियाने दर्जे के जो राइटर होते हैं उस पर आप देखेंगे कुछ लोग कहेंगे कि इससे बेहतरीन किताब मैंने जिंदगी में नहीं पढ़ी, और एक आपको दूसरा रीडर मिलेगा कहेगा इससे बुरी किताब मैंने जिंदगी में नहीं पढ़ी। तो मुझे कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा जी आपने अंग्रेजी तो अच्छी लिखी है और सब कुछ, लेकिन ये नावल कहाँ से है और ये क्या है। दूसरे लोग थे, उन्होंने कहा कि जो आपने इनोवेशन की थी यही तो असल बात थी इस नावल की, और ये बिल्कुल नावल है। So I don't know. There's a lot of debate, and as a writer, I'm interested in those debates, but not as interested as a critic
और एज एन ऑब्जर्वर मैं क्राफ्ट को देखता जरूर हूँ, लेकिन मेरे लिए एक इमोटिव एक्सपीरियंस होता है किताब मुझे इम्पैक्ट कैसे करती है, उसकी जुबान और उसकी जो इमोशनल कंटेंट है वो मुझे किस तरह से अपील करता है। और मैं काफी वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ लिटरेचर पढ़ता हूँ, तो उसमें आपका अल्टीमेटली एक टेस्ट बन जाता है। मसलन मैं अब नाम नहीं लूंगा भी, मैं रिव्यू लिखूंगा, बड़ी मशहूर हमारी उर्दू की लिखने वाली है, मैं हमेशा से उनके बारे में इम्प्रेस था। तो कल मैंने उनकी किताब उठाई, मैंने नहीं पढ़ी हुई थी और मुझे इतनी बुरी लगी वो किताब, और मैंने ये नोट किया कि मेरा इतना स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन शायद इसलिए है कि आफ्टर ऑल दीज इयर्स अब मेरे जो अंदर पैमाना है जिसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन जो गेज है वो बड़ा क्लियर है कि ये अच्छा है और ये नहीं अच्छा। अब उसको शायद अगर हम बैठें और तफसील में डीकंस्ट्रक्ट करें तो मैं शायद आपको समझा सकूं कि क्यों। तो मैं कर ये रहा हूँ आजकल कि मैं ये जो किताबें दोबारा पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ, अपने ख्यालात को यकजा करने के लिए, और अगर किसी को दिलचस्पी हो तो जो गुड रीड्स की साइट है उस पर मैं रिव्यू करके लगा देता हूँ। सर इसी पे ये जो आपने बात की है, क्या ये एज अ राइटर भी आपको इम्पैक्ट करती है? क्योंकि अभी आप बात कर रहे थे एज अ रीडर आप देख रहे हैं, आप उसमें इमोशन का जो है फैक्टर देख रहे हैं, जब आप लिख रहे होते हैं तो क्या ये चीज एक डोमिनेंट फैक्टर होता है उसमें? यार इस लिहाज से डोमिनेंट फैक्टर नहीं है कि जब मैं कुछ लिखना शुरू करता हूँ तो मैं फौरन उसके सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का या स्ट्रक्चर का सोचना शुरू कर दूँ। मेरे लिए ज्यादा अहम ये होता है कि जो मैं ख्याल डेवलप कर रहा हूँ वो दिलचस्प है, कि बात बन रही है या नहीं। अल्फाज की चॉइस बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कौन नैरेटिव वॉइस किसकी है और उसके मुताबिक होनी चाहिए। जहाँ तक स्टाइल का ताल्लुक है, जाहिर है एक हर आदमी का अपना स्टाइल और उसके कुछ पसंदीदा अल्फाज और इडियोमैटिक जहाँ तक लिखने का ताल्लुक है या उसके अंदर मजीद कोई फ्लरिशेस लाने का ताल्लुक है। कुछ लोग कहते हैं जी हर चीज मिनिमलिस्ट होनी चाहिए, वो दुनिया में सारी चीजें मिनिमलिस्ट और सिंपल अंग्रेजी में नहीं लिखी गई, बहुत कुछ को डिस्क्रिप्शन बुरी लगती है। इट डिपेंड्स ऑन आपने उसको मौजू तरीके से मुतनासिब तरीके से इस्तेमाल किया है एंड वेदर यू डन जस्टिस जो भी उसकी बुनियादी रिक्वायरमेंट्स थी। तो मैं तो फ्रैंकली कहानी बुनने की कोशिश करता हूँ और किरदार बुनने की, और उसके साथ साथ जुबान चलती है। मैंने कभी इस तरह कॉन्शियसली बैठ के उसको एग्जामिन नहीं किया, शायद मेरी नाकामी है कि इसका स्ट्रक्चर ठीक था नहीं। मेरी कोशिश है कि एक चीज लिख लूं जिससे मैं एक इमोटिव लेवल के ऊपर और एक एस्थेटिक लेवल पे खुश हूं, और फिर मैं दूसरे लोगों से रिव्यू करता हूँ। आपको साउंडिंग बोर्ड चाहिए होते हैं, वो कई दफा आपको बड़ा अच्छा मशवरा देते हैं कि ये चीज पीछे ले जाओ, इस चीज को जरा बढ़ाओ। यू नीड another set of eyes to objectively tell you। आप इतने उसके अंदर मशगूल हो चुके होते हो कि आप डूब के वो लिख, मैं तो डूब के लिखने वाला हूँ। सर इसमें अब इसी पे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आपने फिक्शन पे भी फिक्शन आपने अब लिख लिया है और इससे पहले आप नॉन फिक्शन करते रहे। तो अगर मैं आपको बताऊं कि किस तरह एक इन दोनों ने आपकी राइटिंग को कॉम्प्लीमेंट किया है, वॉज देयर अ सिनेरियो जहाँ पे आपको जब फिक्शन लिख रहे थे तो आपको आपके नॉन फिक्शन जो आपका काम है, जो रिसर्च है, उसने मदद की हो, या ये आप लिखते हुए दो डिफरेंट पर्सनैलिटीज बन जाती हैं जब आपकी? दोनों चीजें होती हैं। पहले तो मुझे इस चीज का बड़ा खौफ था कि चूंकि मैं तकरीबन सारी जिंदगी एकेडमिक चीजें या कानूनी चीजें या पॉलिसी की चीजें लिखता रहा हूँ, ऑल्दो मैंने जर्नलिज्म भी किया है। तो अगर आपने सीरियस एकेडमिक काम करना हो तो आपको पता है कि आपको एक एक जुमले का ख्याल करना पड़ता है कि उसकी आपके पास कोई सनद, कोई दलील, कोई फुटनोट है या नहीं। इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ राइटिंग, उसमें एक और तरह की टीडियसनेस है और एक और तरह की रिगर है। मुझे खतरा ये था कि मैं फिक्शन अगर लिख रहा हूँ तो बहुत ज्यादा मेरी आवाज वकील की आवाज या एकेडमिक की आवाज ना हो। अच्छा, मेरा ख्याल में अभी उसमें काफी गुंजाइश है बेहतरी की, क्योंकि ऑथर की जो वॉइस है ना उसको डोमिनेट नहीं करना चाहिए हर कैरेक्टर को, दे हैव टू साउंड डिफरेंट। अब मेरी ऑथोरियल वॉइस कुछ लोगों को पसंद आई है, कुछ को नहीं है, एज आई सेड कि वो सब्जेक्टिव है। लेकिन आई थिंक इस हद तक मैं कामयाब हुआ कि मैंने अपने आप को उस चीज से स्प्लिट करके एक जो फिक्शन की वॉइस होती है उसमें बहुत रोल इस चीज का कि मैं साथ साथ भी चीजें पढ़ रहा हूँ, काफी किताबें पढ़ी हैं, और उससे फिर आपको एकदम एक अजीब आपके दिमाग का दूसरा हिस्सा चलना शुरू हो जाता है जिसके अंदर आप लिटरेरी लैंग्वेज में लिखना और सोचना शुरू कर देते हैं। हाँ, फायदा जरूर ये है कि जाहिर है आप पहले भी जबान से खेल रहे थे, आप लिख रहे थे, आपकी बेताशा प्रैक्टिस है, आप ड्राफ्ट करते हैं, आप रोज लिखते हैं, इट बिकम्स लाइक अ सेकंड इंस्टिंक्ट टू यू। तो वो जो फ्लुएंसी और प्रैक्टिस और वोकैबुलरी वो तो काम आ रही है। अब सिर्फ ये है कि आप एक और लेंस से चीजों को देख रहे हैं। अच्छा, जो सबसे उसमें दिलचस्प बात हुई और ऐसी बात जो कि एक लिहाज से डराने वाली भी थी, कि मुझे एहसास हुआ कि अच्छा ये किरदार मैंने तश्कील किया है, मैं इसको किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकता हूँ। एक लेवल पे कुछ लिमिटेशंस हैं कि अनरियलिस्टिक हो जाएगा व्हाटएवर, बट अनलाइक अ वर्क जहाँ पे मैं कॉन्स्टिट्यूशन पे या कॉलोनियल हिस्ट्री पे बात कर रहा हूँ, मैं इस पेटी क्रिमिनल के किरदार के साथ अब ये भी कर सकता हूँ। नाउ दैट्स अ ह्यूजली एम्पावरिंग फीलिंग। यू सी, वो कहते हैं कि जी नाउजुबिल्लाह आपको वो क्रिएटर
क्रिएटर की फीलिंग होती है राइटर को, तो वो समझ आती है बात। लेकिन उसके साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ इसके साथ। लेकिन मुझे वो बड़ी लिबरेटिंग चीज लगी और मुझे वो रिफ्रेशिंग चीज लगी। अब मुझे वो भी काम पसंद है और मैं शायद वो भी करूंगा जो मुझे अगर मोहलत मिलती है बाकी। लेकिन फिक्शन जाहिर है मैं और मजीद लिखना चाहूंगा, क्योंकि वो मुश्किल जरूर था प्रोसेस, लेकिन मेरे लिए वो लिखने का प्रोसेस भी और उसके बाद किताब के थ्रू लोगों से इंटरैक्ट करने का प्रोसेस भी, जैसे मैं आपसे कर रहा हूँ। अगर शायद ये ना लिखी होती तो हमारी ये बात ना होती आज, यू नो। सो वो मेरे लिए बड़ी एक मजेदार चीज है, दैट हैज मेड थिंग्स मच मोर इंटरेस्टिंग फॉर मी। सर इसमें एक और भी मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, गलत भी हो सकता हूँ, बट मुझे ये लगा था क्योंकि आपने जो हमारा मौजूदा दौर दिखाया था 2009 वाला जो तेरा दिखाया हुआ था, उसमें आपने वो जो खातून की स्टोरी बनाई है, उसमें आपने वही उनका स्ट्रगल दिखाया है कि किस तरह वो लीगल सिस्टम में स्ट्रगल कर रही हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि इस हमारे ज़माने में बहुत से मसाइल हैं, हमारे पास टेररिज्म का मसाइल है, पॉवर्टी का है, लेकिन शायद कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली क्योंकि आपने उतना एक्सपोजर था आपका रियल लाइफ सिचुएशन जो लीगल स्ट्रगल है, आपने उसको ही फिर हाईलाइट किया, तो शायद आपको वो काम कॉम्प्लीमेंट कर रहा था आपका। नहीं वो आई एम ग्लैड यू मेड दिस पॉइंट, बिकॉज बिल्कुल इसका आपस में ताना बाना दो तरीकों से। एक तो इसलिए कि मैंने चूंकि वकालत की है और मैं उन अदालतों में गया हूँ, तो मैं जब उस की मंजर कशी करूंगा तो होपफुली उसमें ऑथेंटिसिटी होगी। इसका ये मतलब नहीं है कि जो राइटर वकील नहीं है वो मंजर कशी नहीं करता, बट जाहिर है वो फिर रिसर्च करेगा जाएगा। मैं ऑलरेडी ये काम कर रहा था। लेकिन आई थिंक एक चीज और थी जिसकी मुझे तशनगी थी, और वो तशनगी ये थी कि हम अपने नॉन फिक्शन के काम में, जो मेरी पाकिस्तान एक्सपीरियंस विद फॉर्मल लॉ एंड एलियन जस्टिस की किताब है, उसमें भी एक बहुत बड़ा हिस्सा इस चीज पे है कि पोस्ट कॉलोनियल पाकिस्तानी सोसाइटी, हिंदुस्तानी सोसाइटी में लोगों को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। अच्छा, तो वो हम उसके अंदर डॉक्यूमेंट करते हैं, बेतहाशा जर्नल आर्टिकल्स हैं, ऑपेड्स हैं, पॉलिसी रिपोर्टें भी इसलिए लिखी जाती हैं बेहतरी हो। लेकिन मुझे ये लगता था कि इस तमाम चीज की एक बड़ी इंपॉर्टेंट ह्यूमन डायमेंशन है, इसकी एक इंसानी डायमेंशन है जो मैं एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ। लेकिन जो दूसरे जॉनराज हैं उनकी कुछ बहरहाल लिमिटेशंस है, मैं एक हद तक ही कर सकता हूँ। और मैंने एक हद तक जो मैंने डिस्क्रिप्शन लाहौर के कोर्ट्स की लिखी अपनी उस किताब में एलियन जस्टिस में, उसमें मैंने काफी हद तक वो एक डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव में गया हूँ। लेकिन नावल के अंदर तो मेरे पास बहुत लाइसेंस था ना कि मैं उसको बिल्कुल रफिया बेगम, वो जो बेवा खातून है जिसका प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो चुका है, उसके नुक्ता नजर से, ये जो बिल्ला एक लड़का है जो किसी वजह से कानून जो इज फॉलन फाउल ऑफ द लॉ एंड वो एक क्रिमिनल बन चुका है, उसकी क्या कश्मकश है और लोग हमारे माशरे में किस तरह से क्रिमिनल बन जाते हैं, उनको कैसे जज। सो ये मुझे करने का इसमें मौका मिला। सो आई कैन ऑल्सो थिंक कि सबकॉन्शियसली एंड कॉन्शियसली ये जो स्नफिंग आउट द मून में जो परसूट ऑफ जस्टिस की थीम है, इंसाफ का हसूल किसी भी जमाने में, इंसान की जुस्तजू, वो डेफिनेटली एक था। लेकिन मैंने इस तरह नहीं लिखा कि मैं वो फिर पैम्फलेट बन जाता कि मैं अब ये लिखूंगा। कुछ जगह कॉन्शियस ख्याल आया कि हाँ ये क्यों ना किया जाए, लेकिन अगर आप उसको बहुत कॉन्शियसली करेंगे तो नसीहत आमोजी टाइप हो जाएगी। सो मैंने किया, जाहिर है जो चीजें क्लोज टू माय हार्ट थी वही थी, लेकिन फिर बहुत सी चीजें, ये राइटिंग प्रोसेस एक इतनी अजीबोगरीब मैजिकल चीज है कि वो सब कॉन्शियसली फिर आ जाती है। You know, a book is pretty much a representation of who the writer is at various levels. नहीं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इससे मुझे जब मैं देख रहा था मुझे इस तरह है कि ह्यूमन स्टोरी टेलिंग का एलिमेंट इसमें आ जाता है। वो इस तरह आ जाता है कि अगर आपके पास एक सोशल कॉज है, जिस तरह आपने फरमाया कि आपने पेपर्स लिखे हैं और आपकी वो बुक किताबें आई हैं, लेकिन शायद एक आम आवाम को जब एक खातून की स्टोरी बताई जाएगी कि देखें ये हुआ, तो बहुत से मकामात से खुद डिड्यूस करेंगे कि किस किस जगह उनको सिस्टम ने फेल किया, किस किस जगह वहाँ पे लोगों ने फेल किया और कहाँ कहाँ पे हुकूमत को मदाखलत करने की इंटरवेंशन की ज़रूरत थी। तो उस लिहाज से मेरा ख्याल है वो बड़ा अच्छा एलिमेंट है कि इस तरह की चीज़ों को एक ह्यूमन स्टोरी टेलिंग के एलिमेंट के थ्रू बहुत ज़रूरी है हमारी कहानियों में। हमारे माशरे की कमियां और नाइंसाफियां जो है उनका आना बड़ा ज़रूरी है। और मैं खुद जब पढ़ रहा था, चाहे वो मुंशी प्रेमचंद के ज़माने की कहानियां हों, चाहे वो जांगलूस हो जिसमें शौकत सिद्दीकी का नावल हो जिसमें बहुत जिक्र है, चाहे वो दोस्तोयेव्स्की, डिकन्स, काफका हो या ऑरवेल हो, आपको लॉ की थीम और ये बहुत मिलती है। तो मेरी तो ऑलरेडी सियासत और नुक्ता नज़र एज अ रिफॉर्म पर्सन एंड एज अ सोशल लीगल सोशियोलॉजिस्ट ये थी कि कानून की जो फॉर्म है वो अहम है, लेकिन वो इंसान का जो फलाह है उससे ज़्यादा अहम नहीं है। और कानून का सिस्टम बहुत से लोगों को डिस्क्रिमिनेट करता है, एलियनेट करता है। सो आपको कॉन्स्टेंटली ये देखना पड़ेगा। सो अब ये कहानी मैं पहले बताता था अदालत, पुलिस के नुक्ता नज़र से, अब मैं कहानी ये बता रहा हूँ मुवक्किल,
मुल्जिम, मुजरिम और जो विक्टिम है उसके नुक्ता नजर से। सर इसी से सर आपने नाम लिया मुख्तलिफ ऑथर्स का, तो आप अपना जो किस किस्म की किताबें आजकल पढ़ रहे हैं, और आप हमारे जो देखने वाले हैं जो कुछ किताबें अगर रिकमेंड करना चाहें, तो फर्स्ट पार्ट वुड बी योर फेवरेट ऑथर एंड बुक्स, एंड सेकंड सम रिकमेंडेशंस। यार मैंने तो नया काम एक ये शुरू किया कि मैं 10 किताबों की एक फाइल बनाता हूँ, और जो मेरा अब दिल कर रहा है, चूंकि किताबें जमा की हुई हैं, चूंकि मैं अब ये नहीं करता कि एक किताब शुरू की है, जब तक वो मेरा इंटरेस्ट कायम रखती है मैं उसको पढ़ता हूँ, फिर मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ, रख देता हूँ, एक नई शुरू कर देता हूँ। तो इतनी किताबें हैं कि मैं आपको दिखाना मतलब बहुत सी हैं। मैं मुझे ये एहसास होता है आप जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है कि हाउ इल रेड वी आर, कितना कुछ है और पढ़ने को। सो अब अगर मैं देखूं यहाँ पे तो डॉन कीहोटे तो मैंने आपको दिखाई, उसके बाद मैं डिप्टी नज़ीर अहमद आजकल रिविजिट कर रहा था, मुझे बहुत मजा आ रहा था। और उसके अलावा ये एक अकुटागावा, एक जापानीज बहुत अच्छे शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, ये बहुत मजा आ रहा है मुझे। बोरहे एक बहुत बड़ा मास्टर है स्टाइल का, स्ट्रक्चर का, उनको मैं पढ़ रहा था। मिलान कुंदेरा मैंने पढ़ा हुआ था लेकिन दोबारा रिविजिट कर रहा था बिकॉज ही इज अ बिग स्टाइलिस्ट। सो किताबों का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं उर्दू और अंग्रेजी दोनों पढ़ता हूँ। और मैं तकरीबन हर जॉनरा पढ़ता हूँ क्राइम के अलावा। मैं साइंस फिक्शन भी पढ़ता हूँ, मैं फैंटेसी भी पढ़ता हूँ। ये एक बड़ी मशहूर किताब है द मास्टर एंड मार्गरीता, इसका भी आपने सुना होगा। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको अगर दिखाऊं यहाँ पे तो ये फरीदुद्दीन अत्तार, एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की किताब। मिर्जा अतर बेग का गुलाम बाग, जो मैंने आज तक नहीं पढ़ा था, मैं तकरीबन खत्म करने वाला हूँ। ये दूसरा मिल गया डॉन कीहोटे का तर्जुमा। और तीसरा उसके नीचे पड़ा हुआ। मैं बहुत ही एक इडियोसिंक्रेटिक तरीके से पढ़ रहा हूँ। आई डोंट नो वेदर आई शुड रिकमेंड इट टू समवन, बिकॉज लोग अक्सर बात ये करते हैं कि उन्हें कंसंट्रेशन का मसला होता है। कंसंट्रेशन एक चीज है जो बनते बनते बनती है। जब आप ज्यादा किताबें पढ़ते हैं, आपकी वोकैबुलरी बढ़ जाती है, आपका फ्लो बढ़ जाता है, तो आप मुख्तलिफ किताबों को मुख्तलिफ तरीके से पढ़ते हैं। कुछ किताबें आहिस्ता आहिस्ता चस्का लेके सेवर करके पढ़ने वाली होती हैं, कुछ किताबें आप जरा स्पीड से पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें सेंट्रल आइडिया इंपॉर्टेंट होता है, बाकी चीजें नहीं होती। तो ये हुनर आपको आहिस्ता आहिस्ता करने से आ जाता है। तो मुझे इससे इतना लुत्फ मिलता है कि मेरे लिए सबसे बड़ी रिलैक्सेशन भी यही है। तो आपको एहसास ये होता है कि एक इंसान जितनी मर्जी कोशिश कर ले अपनी पूरी जिंदगी में, जो एक आम जिंदगी होती है, वो चंद हजार किताबें ही पढ़ सकता है। तो पहले ये था कि मैं बहुत इनडिस्क्रिमिनेट था, हर किस्म की चीज पढ़ लेता था। अब मैं जरा डिस्क्रिमिनेट करता हूँ कि जरा ज्यादा अच्छा लिटरेचर पहले पढ़ूं। लेकिन मेरा बरसगीर पाको हिंद के जो राइटर्स हैं उनमें खास मुझे ये हमेशा से दिलचस्पी रही है। लेकिन लातीनी अमरीका, अफ्रीका, मेरे ख्याल में ज्यादातर जो अदब अच्छा निकल रहा है वो ग्लोबल साउथ में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है। आई एम श्योर इंग्लैंड में कई लोग मेरे से बहुत ज्यादा पढ़े हुए, उनको हर साल पता होता है कि कई अंग्रेज नावल या अमरीकी नावल कौन से हैं। मैं जरा उस मामले में पीछे हूँ, मैं या ज्यादा क्लासिक्स पढ़ता हूँ, और जो नया लिटरेचर निकल रहा है अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, साउथ एशिया में, वो मेरी कोशिश होती है कि जितना मैं पढ़ सकूं वो पढूं। और उर्दू आई एम ट्राइंग टू कैच अप, कुछ मैंने पढ़ी है। कुर्रतुल ऐन हैदर इज वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर्स। अंग्रेजी में तो, और बाकी अब वो तुम हर खित्ते और हर मुल्क को देखना पड़ेगा, इतने ज्यादा लोग हैं। सर एक मैं इंटरेस्टिंग ट्विटर पे आपसे देखता रहता हूँ, आप लोग बात कर रहे होते हैं तो आप किताबें रिविजिट कर रहे हैं, तो वो एक्सपीरियंस आपका किस तरह जा रहा है? क्योंकि जो किताब लेट से आपने आज से 10 से 20 साल पहले पढ़ी थी, तो उसको दोबारा पढ़ने का तजुर्बा आपका किस तरह आप देख रहे हैं? क्या आपके ख्याल में वो किताब की वैल्यू ऊपर नीचे हो रही है आपकी नजर में, या ये एक और तरह का एनालिसिस आप कर रहे हैं? बिल्कुल हो रही है। मैंने अभी 2 किताबें जो पढ़ चुका था, कुंदेरा मैंने पहले पढ़ा था, मुझे फिर अच्छा लगा। मैंने कुछ किताबें ऐसी होती हैं जैसे अल्बर्ट कैमू की द प्लेग है, वो मैंने पढ़ी, जब उस जमाने में मुझे उसकी उतनी समझ नहीं आई, मुझे बहुत ड्राई लगी। अब मैंने पढ़ी, है भी कोरोना वायरस का जमाना, वो भी प्लेग के बारे में है, तो फिर जर्नल ऑफ अ प्लेग ईयर डैनियल डेफो की जब मैंने दोबारा पढ़ी तो मुझे बहुत ज्यादा उससे मैंने गेन किया। तो कुछ तो ऐसी हैं, कुछ किताबें ऐसी हैं कि उनकी वैल्यू कुछ हद तक कम होती है, जो एक नुकसान है, क्योंकि आपके जहन में जो तासुर होता है। क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया जो है C.S. लुइस की बड़ी मशहूर बच्चों की, अब बचपन में उसका एक पूरा तासुर कायम है, सब कुछ है। अब मैंने जब उसको पढ़ा तो मुझे उसमें नुक्स काफी नजर आए, क्राफ्ट के नुक्ता नजर से भी। बहुत बड़ा ऑथर है C.S. लुइस, और बहुत अभी भी मुझे वो किताब पसंद है। लेकिन कुछ जगह अब हमने चूंकि बाद में जो चीजें सीखी हैं, मसलन हमें पता है कि ओरिएंटलिज्म क्या चीज है, हमें पता है कि किस तरह से
एशियन सोसाइटीज को डिपिक्ट किया जाता है। तो फिर मैंने देखना शुरू किया कि यार इसमें जितने बुरे लोग हैं उनकी शक्लें कुछ मेरे से मिलती हैं और रंग मेरे से मिलता है, वो एशियाटिक हैं, अरेबिक हैं, उनके नाम वैसे हैं। और सो वो चीज़ें आपको प्रॉब्लमैटिक लगती हैं, रेस की बुनियाद पे, नेशनैलिटी की बुनियाद पे, ऐसी चीज़ें, उसमें कोई यूनिवर्सैलिटी नहीं है। तो सो उस किताब का आई गेस वो जो मेरे जहन में एक खाका था वो थोड़ा टार्निश ज़रूर हुआ। अच्छी चीज़ सिर्फ ये हुई कि कुछ चीज़ें जो उसकी बतौर बच्चा भी मेरे में सेंस ऑफ वंडर क्रिएट करती थी, उन्होंने अभी भी किया, और वो बहुत अहम है, क्योंकि आपकी जब सेंस ऑफ वंडर खत्म हो जाती है ना, तो वो बड़ी एक अफसोसनाक चीज़ होती है। सो ये उसमें ज़रूर मामला है कि इतना कुछ नया है पढ़ने को और इतनी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक इंसान ने नहीं पढ़ी, तो फिर आप पुरानी किताबें क्यों पढ़ें। लेकिन फ्रैंकली अगर आपने कोई 20 साल पहले किताब पढ़ी है और उसको आप अब पढ़ते हैं तो वो ऐसे ही है जैसे आप दोबारा पढ़ रहे हैं। बहुत कम चीज़ें याद रह जाती हैं और आप उसको पढ़ते भी ज़्यादा डीपली हैं। तो वो किताबें जो मुझे अहम लगती हैं और जो मुझे लगता है कि मैंने उनके साथ इंसाफ नहीं किया, उनको फिर मैं दोबारा पढ़ने की कोशिश करता हूँ। सर लास्ट क्वेश्चन इसका यही है कि अब अपकमिंग आपके जो है वो प्रोजेक्ट्स क्या हैं, किस पे काम हो रहा है। एक आपने उर्दू ट्रांसलेशन का जिक्र किया, वो तो एक साइड पे आसिफ साहब कर रहे हैं, आप खुद किस पे काम कर रहे हैं, अगर कब तक एक्सपेक्टेड है? यार ये जिस दिन काम शुरू हो जाएगा ना रात को लिखने का, तो फिर वो मुसलसल होगा। वो मैंने कोई फॉल्स स्टार्ट्स किए हैं 5-6। मैं एक नोवेला लिखना चाह रहा हूँ और उसमें 3-4 मुख्तलिफ थीम्स हैं। मैं इस दफ़ा थोड़ी सी कम मोटी किताब लिखना चाह रहा हूँ ताकि कुछ और लोग भी उसको पढ़ें, और उसमें कुछ हालात हाजरा भी हैं और उसमें कुछ फैंटेसी का एलिमेंट भी है, कुछ डिस्टोपिया भी है। तो कुछ मेरे ज़हन में आइडियाज़ हैं और वो मैंने जॉट डाउन किए हैं, 2-3 दफ़ा लिखना भी शुरू किया। एक तो मेरा जो कानूनी और पॉलिसी का काम एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। दूसरा मसला ये था कि मैं लिखने का काम जो है ना पूरी मुशक्क़त है। तो वो लिखने का काम आप शुरू करते हैं तो एकदम आपको ख्याल आता है कि इतनी मज़े की किताब पढ़ी हुई है, ये क्यों ना पढ़ लें। तो आई बीन रीडिंग अ लॉट, तो उसकी वजह से फिर लिखने का काम रह जाता है। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि ये इसी गर्मियों में ये काम शुरू हो, और जिस ज़गामत की मैं किताब सोच रहा हूँ अगर तो वो इंशाल्लाह फ्लुएंसी से लिखता गया तो वो 4-5 महीने में तैयार होनी चाहिए, डिपेंडिंग क्या है स्टार्ट। तो ये प्रोजेक्ट है फिलहाल। बाकी तो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो काम से रिलेटेड हैं, रिफॉर्म से रिलेटेड हैं। कुछ ट्रैवल थी जो कि पेंडिंग है, जब इंशाल्लाह हालात बेहतर होते हैं तो वो करनी है। तो इतना ही हो जाए तो बड़ा। नहीं सर, सर थैंक यू सो मच। काफ़ी लंबी गुफ्तगू होगी, बट मेरा ख्याल है कि इतनी अच्छी और दिलचस्प गुफ्तगू हो रही थी कि उसको टाइम के अंदर कैद करना मुनासिब नहीं था। बट वंस अगेन सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया, और बड़े अच्छे आपके सवाल थे, मुझे भी बहुत मज़ा आया, तो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू।